यादें 2025 हमारा विशेष कार्यक्रम प्रेरणास्थलों को नया आकार और विस्तार दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि सांस्कृतिक नवजागरण के लिहाज से कैसा रहा साल 2025 का वर्ष। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित किया गया। दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विविधता के सार्वभौम स्वरूप को देखा, जहां केवल एक महीने में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज वैश्विक आकर्षण का केंद्र रहा और दुनिया भर के लोग इस आयोजन का हिस्सा बने। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के शुभ दिन अद्वितीय भव्यता के साथ हुआ। 45 दिनों तक चलने वाले आध्यात्मिक समागम में देश और दुनिया के करोड़ों लोग शामिल हुए। देश दुनिया से आए संत, महात्मा, शंकराचार्य, सन्यासी और गृहस्थ समेत समाज के हर वर्ग के लोग सनातन के इस महापर्व में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक केंद्रीय मंत्री और देश विदेश के अनेक गणमान्य व्यक्ति इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन के प्रयासों से निर्मित श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन किया। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान और भक्ति की महान भूमि पर इस्कॉन के प्रयासों से श्री श्री राधा मोहन मंदिर की रूपरेखा और स्वरूप में अध्यात्म और विज्ञान की पूरी परंपरा दिखाई देती है। यह मंदिर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को समृद्ध करने का पवित्र केंद्र बनेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर ओडिशा के कटक में बाराबती किले में पराक्रम दिवस 2025 का भव्य आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के प्रति सच्ची कार्यांजलि के रूप में देशवासियों से विकसित भारत के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। फिर से ले चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित कर रहे हैं। नेताओं नियति थी જીવનની ઊંચાઈ પર પહોંચ્યા, ભાગ્યથી પહોંચ્યા। પરિસ્થિતિ જેવી થઈ કે એ નેતા બની ગયા। કેટલાક વિચારવાન નેતાઓ નીતિથી પણ બન્યા, પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી આ બધા નેતાઓની યાદીમાં એકમાત્ર નેતા એવા છે જે નિયતથી બન્યા છે, પોતાની નિષ્ઠાથી નેતા બન્યા છે। ના નિયતિએ મદદ કરી અને નીતિઓની રચના ને એનું અનુસરણ પણ એમને પોતાની નિયતના કારણે કર્યું। નિયતિથી બનતા હોય તો નિયતિમાં હોય ત્યાં સુધી રહે, અને નીતિઓથી જે લોકો સર્વોચ્ચ સ્થાને પહોંચ્યા એમની નીતિ સાચી પણ હોય અને ખોટી પણ હોય, અને સમય સમય પર એના પરિણામો એ દેશોએ ભોગવવા પણ પડ્યા। પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી એકમાત્ર એવા નેતા હતા જે નિયતના આધારે દૃઢ ઈચ્છાશક્તિ અને લોકોના ભલું કરવાની ઈચ્છાના આધારે સર્વોચ્ચ સ્થાન પર પહોંચ્યા। ભૂલ થાય તો સુધારી લેવાય, પણ જો નિયત સારી ના હોય તો સુધારવાની દ્રષ્ટિ પણ ના મળે। सीधा प्रसारण अहमदाबाद से आप देख रहे थे। अब एक बार फिर से जारी रखते हैं यादें 2025। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया, जिसमें भारत और दुनिया भर के कारीगरों और कलाकारों की असाधारण कला, शिल्प, कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। 15 से 24 फरवरी तक वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण में तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में 900 से अधिक कलाकारों और सैकड़ों स्थानीय लोक और शास्त्रीय समूहों द्वारा जीवंत प्रदर्शन किया गया और लगभग 2 लाख दर्शकों की उत्साही भीड़ इस महोत्सव का हिस्सा बनी। नेपाल, भारत और श्रीलंका में प्रमुख बौद्ध स्थलों के दर्शन के लिए हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान का शुभारंभ भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में हुआ। कार्यक्रम का आयोजन 16 से 19 फरवरी तक किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में आधिकारिक ध्वजारोहण 19 फरवरी 2025 को प्रतिष्ठित बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया में किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित सूफी संगीत समारोह जहान खुसरो 2025 में भाग लिया। इस वर्ष सूफी संगीत महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन बेहद भव्य रहा। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की मिट्टी का मिजाज ही कुछ खास है और जब सूफी परंपरा यहाँ पहुंची तो उसे इस भूमि से गहरा रिश्ता महसूस हुआ। बाबा फरीद की रूहानी बातें, हजरत निजामुद्दीन की महफिल में प्रज्वलित हुआ प्रेम और हजरत अमीर खुसरो के छंदों से पैदा हुए नवरत्न सामूहिक रूप में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सार हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किया। यह स्थल कच्छ जिले के खादिर नामक शुष्क द्वीप पर स्थित है। राष्ट्रपति ने हड़प्पा सभ्यता की विरासत को संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हड़प्पा वासियों की तकनीक की प्रशंसा की और कहा कि कई पहलुओं में वे वर्तमान युग से अधिक उन्नत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च को विविधता का अमृत महोत्सव दक्षिण भारत संस्करण का राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन में 6 से 9 मार्च तक आम जनता ने इसमें हिस्सा लिया। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण में दक्षिण भारत के 5 राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुडुचेरी की जीवंत सांस्कृतिक विरासत की विशेष जानकारी दी गई। भारत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये महोत्सव उत्तर पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के 7 अलग अलग संस्करणों में आयोजित किया जाना है। संस्कृति मंत्रालय ने तमिलनाडु में तमिल साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक कंब रामायण को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रयास में एक व्यापक पहल का शुभारंभ किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में 3 अप्रैल, राज्यसभा में 4 अप्रैल को पारित हुआ। राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को इसे मंजूरी दी और 8 अप्रैल को यह लागू हो गया। भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए लाया गया ये महत्वपूर्ण कानून है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही है और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ अनुराधापुर में पवित्र जयाश्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया और पूजनीय महाबोधि वृक्ष की आराधना की। ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष बोधि वृक्ष से विकसित हुआ है, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में संघमित्रा महाथेरी द्वारा भारत से श्रीलंका लाया गया। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम तीर्थों में से एक प्रमुख तीर्थ है। लंका विजय के क्रम में प्रभु श्री राम ने यहीं रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। इससे पहले 20 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की थी। श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अब यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है, जो समूचे विश्व में प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया और इन ग्रंथों को दार्शनिक और सौंदर्यपरक आधार कहा, जिसने भारत के विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया है। यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में इन ग्रंथों का अंकित होना भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत और शाश्वत ज्ञान के वैश्विक सम्मान का उदाहरण है और अब भारत की कुल 14 प्रविष्टियां इस सूची में शामिल हैं। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर, जिसे वैसाख या बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, जो भक्ति, संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्ति से ओतप्रोत एक आयोजन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन किए। देशनोक स्थित यह मंदिर अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक गांव में ये बेहद अनोखा मंदिर है, जहां लोग जितनी श्रद्धा
करणी माता के लिए रखते हैं, उतनी ही आस्था यहाँ रहने वाले हजारों चूहों के लिए भी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। समूचे देश ने उल्लास और श्रद्धा के साथ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की भक्ति, सुशासन और सामाजिक सुधारों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी बताया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन और विरासत पर एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरदर्शी दार्शनिक, समाज सुधारक, संस्कृति संरक्षक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने शासन का एक अनुकरणीय मॉडल अपनाया, जिसमें गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 21 जून को पूरे देश के साथ दुनिया भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए। संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में 100 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों और 50 से अधिक सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र का आयोजन किया। दुनिया भर के भारतीय दूतावासों और मिशनों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें प्रकृति के साथ गहरे संबंध के प्रति जागृत करता है और विश्व के साथ एकता का मार्गदर्शन करता है। आपातकाल थोपे जाने के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संविधान हत्या दिवस 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगाया गया था और इसी दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोजन का उद्देश्य आपातकाल के दौरान हुए संवैधानिक हनन और नागरिक अधिकारों के निलंबन को याद दिलाना और लोकतंत्र के इस काले अध्याय से नागरिकों को जागरूक करना है, ताकि इतिहास से सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। शताब्दी वर्ष समारोह 28 जून 2025 से 22 अप्रैल 2026 तक आयोजित किए जा रहे हैं। शताब्दी समारोह के तहत प्रधानमंत्री ने विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की गई, जिसे उन्होंने सविनय भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री विद्यानंद जी मुनिराज का शताब्दी समारोह कोई साधारण आयोजन नहीं है, ये एक युग की याद दिलाता है और एक महान तपस्वी के जीवन का स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। हमारा देश हजारों वर्षों से अमर है, क्योंकि इसका विचार, दर्शन और विश्व दृष्टि अमर है। 23 से 27 जुलाई तक प्राचीन चोल राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में आदि थिरुवाथुरई महोत्सव का आयोजन किया गया। आदि थिरुवाथुरई महोत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। महोत्सव महान चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती, दक्षिण पूर्व एशिया में उनके समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरा होने और गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर के निर्माण कार्य के शुभारंभ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगैकोंड चोलपुरम स्थित बृहदीश्वर मंदिर में भगवान बृहदीश्वर शिव की पूजा अर्चना की और बृहदीश्वर मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और राष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि चोल साम्राज्य का इतिहास और विरासत भारत की वास्तविक क्षमता का प्रतीक है। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस जश्न के उपलक्ष्य में 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को 15 अगस्त तक 3 प्रभावशाली चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें जागरूकता उत्पन्न करने, जनसंपर्क और सहभागी कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज की भावना का उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले देश भर में हर घर तिरंगा बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। बिहार के राजगीर स्थित शाही भूटान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह विधि विधान से संपन्न हुआ। भूटान के मुख्य मठाधीश जे खेम्पो ट्रोलुक जिग्मे चोयदरा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे के साथ 4 सितंबर 2025 को बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे।
इस यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री ने सपरिवार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भी दर्शन किए। नवरात्रि के पहले दिन और दिव्य दुर्गा पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिपुरा के उदयपुर स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करने का अवसर मिला, जहां प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर का विस्तारीकरण और सुंदरीकरण अधिक से अधिक तीर्थयात्री और पर्यटकों को त्रिपुरा की ओर आकर्षित करेगा। 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा अर्चना की। श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 52 शक्तिपीठों में से भी एक है। इस मंदिर की अनूठी विशेषता यह है कि एक ही मंदिर परिसर में एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ का सह अस्तित्व है, जो इसे पूरे देश में अपनी तरह का अनूठा मंदिर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की। यह आयोजन 7 नवंबर 2025 से 6 नवंबर 2026 तक एक साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक रहा। महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित गीत आनंदमठ उपन्यास में अंतर्निहित गीत है। इस गीत से सदियों से सुषुप्त भारत जाग उठा था और आधी शताब्दी तक यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का अभिप्रेरक रहा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम न केवल स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों सेनानियों के लिए प्रेरणा गीत रहा, बल्कि यह मां भारती की आराधना की अद्भुत रचना होने के साथ ही भारत की एकात्मता का भी प्रतीक है। 8 नवंबर से 18 नवंबर तक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधुत्व की एक गहन अभिव्यक्ति के अंतर्गत भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान ले जाया गया। यह प्रदर्शनी थिम्पू में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का हिस्सा रही, जहां विश्व शांति और मानवता की भलाई के लिए सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। अपनी भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के शाही परिवार के साथ इस विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हुए। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के देवमोगरा मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया। मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय के अच्छे स्वास्थ्य और प्रगति के लिए प्रार्थना की। अपने अनुभव को पवित्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश भर के लोगों से अपील की कि वे इस मंदिर में आकर देवी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि यह धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का भी दिन था। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर और महासमाधि स्थल का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शताब्दी समारोह में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा के जीवन शिक्षाओं और स्थायी विरासत का सम्मान करते हुए एक स्मृति सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा ने सेवा को मानवीय जीवन के केंद्र में रखा और श्री सत्य साईं बाबा ने आध्यात्मिकता को समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए एक साधन के रूप में बदल दिया। 25 नवंबर का दिन सनातन संस्कृति के इतिहास में एक संकल्प के सिद्धि के दिन के रूप में स्मरण किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित नव्य भव्य मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया। ध्वज में चमकता सूरज, कोविदार वृक्ष और ओम अंकित है, जो भगवान श्री राम के शासन और वीरता के साथ राम राज्य के आदर्शों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री इस दौरान सप्त मंदिर भी गए, जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी के मंदिर हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण औपचारिक रूप से मंदिर निर्माण के पूर्ण होने का प्रतीक है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार वर्ष भर स्मरणोत्सव मना रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित विशेष कार्यक्रम में
उपस्थित संतों और सम्मानित संगत के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में दुर्लभ हैं और उनका जीवन, बलिदान और चरित्र प्रेरणा का महान स्रोत है। मुगल आक्रमणों के दौरान गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने बहादुरी का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत का जो स्वरूप शेष है वो गुरु तेग बहादुर साहिब जैसे युगद्रष्टा व्यक्तियों के त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण ही गुरु तेग बहादुर साहिब जी को हिंद की चादर के रूप में सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा किया और लक्ष्य कंठ गीता पारायण में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इसी दिन गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार, श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य कायाकल्प और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सभी हमारे राष्ट्र के जागरण को दर्शाते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक विरासत को नई शक्ति के साथ उभार रहा है। तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का उत्सव काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 से 15 दिसंबर तक वाराणसी में आयोजित किया गया। इस बार आयोजन का मुख्य विषय तमिल का कलाम यानी आइए तमिल सीखे था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन 2022 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है, जिसमें उत्तर दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। इस बार 1400 से अधिक तमिलनाडु के प्रतिनिधियों और हजारों उत्तर भारतीयों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। यह आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा IIT मद्रास और BHU के सहयोग से किया जाता है, जो भारत की सभ्यतागत विरासत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का अनूठा प्रदर्शन है। 8 से 12 दिसंबर तक नई दिल्ली में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया। इस साल सत्र की खास बात यह रही कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में दीपावली पर्व का नाम शामिल हुआ। भारत का दीपों का महोत्सव दीपावली नई ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में दीपावली का नाम शामिल होना भारत की उत्सव धर्मिता के साथ ही भारत की अनूठी जीवंत परंपराओं की वैश्विक पहचान और सम्मान की अभिव्यक्ति है। ऐसी उपलब्धियां सांस्कृतिक कूटनीति में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी समारोह इस वर्ष अनुपम, अद्वितीय और अविस्मरणीय रहा, क्योंकि 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल अखंड भारत के पथ प्रदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय राजनीति में समन्वयकारी समावेशी राजनीति के मार्गदर्शक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विराट व्यक्तित्व को समर्पित है। राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाके में हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे फैला यह स्मारक करीब 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल नागरिकों को राष्ट्र की एकता, अखंडता का बोध कराएगा, एकात्म मानववाद, अंत्योदय का पाठ पढ़ाएगा और समावेशी भारत के निर्माण के लिए हर भारतवासी को प्रेरित करेगा। 26 दिसंबर को कृतज्ञ राष्ट्र ने वीर बाल दिवस मनाया। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा और उनकी जनरेशन भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। 26 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में 2025 के लिए 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वालों में बिहार के वैभव सूर्यवंशी, जो कि क्रिकेट की दुनिया के उभरते सितारे हैं, और पंजाब के श्रवण सिंह शामिल रहे, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी बहादुरी के लिए पहचान मिली।
ये पुरस्कार हर साल सामाजिक सेवा, खेल सहित विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से साल 2025 का सफर उपलब्धिपूर्ण रहा, ऐतिहासिक रहा। महाकुंभ के रूप में दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम का आयोजन हो या फिर यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दीपावली का शामिल होना, दुनिया नए भारत का अभ्युदय देख रही है। नए भारत का निर्माण 9 संकल्पों के साथ हो रहा है। ये संकल्प हैं: एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण, समृद्ध भारत समावेशी भारत का निर्माण, समरस भारत सर्वस्पर्शी भारत का निर्माण और अंततः आत्मनिर्भर विकसित भारत का निर्माण। हर वर्ष देश के कुशल नेतृत्व और कोटि कोटि भारतीयों के प्रयास से ये मूर्त रूप धारण कर रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।